हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सॉल्यूशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 2 होगा। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, जिससे आप उस लेक्चर को उससे कंपाइल कर सकें और आपको समझने में भी आसानी हो। तो पिछले लेक्चर में बच्चों हमने ऐसे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात की थी जिसमें दोनों के दोनों घटक जो थे वो वाष्पशील थे, वोलेटाइल थे। आज हम उसके सेकंड पार्ट यानी कि ऐसे विलयन के लिए वाष्प दाब निकालेंगे जो एक घटक जिसका वाष्पशील हो और दूसरा अवाष्पशील हो। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन के लिए सेकंड पार्ट होगा हमारा वेपर प्रेशर ऑफ solution containing non-volatile solute। ऐसे सॉल्यूशन का वाष्प दाब ज्ञात करना जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो, अवाष्पशील हो। तो बच्चों, इसे मान लो कि हमारे पास एक सॉल्यूट है। सपोज करो ए है हमारा सॉल्यूट। तो इसमें सारे के सारे पार्टिकल ए के हैं। यहाँ का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा बच्चों? पी नॉट ए। पार्शियल नहीं होगा, पूरा का पूरा इसी का होगा क्योंकि शुद्ध ए है, यहाँ पर कुछ मिला नहीं है। अभी ये अकेला सॉल्वेंट ही है। अब हम इसमें बी मिला दें। सपोज करो बी हमारा सॉल्यूट है और सॉल्यूट हमारा कैसा है? नॉन वोलाटाइल, यानी अवाष्पशील है। और ये सॉल्वेंट कैसा था हमारा? वोलाटाइल था, वाष्पशील था। इनके मिलाने से एक विलयन तैयार होगा। अब उस विलयन के अंदर बच्चों ए होगा और बी भी होगा, ए होगा, बी होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है बच्चों कि क्या यहाँ पर जो वेपर प्रेशर ए का यहाँ पर था, क्या वही वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन के अंदर है या उससे कुछ कम है या फिर उससे कुछ ज़्यादा है। तो अब देखिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमारा ए जो कि सॉल्वेंट है वही वोलाटाइल है और बी जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल है, यानी वाष्पशील नहीं है। सरफेस पर केवल ए के मॉलिक्यूल यहाँ पर थे, लेकिन यहाँ पर सरफेस पर ए के बाद बी आ रहा है, फिर ए, फिर बी आ रहा है। यानी कि सतह पर आकर के बी के परमाणु भी इकट्ठा हो गए हैं, जिसकी वजह से ये नीचे वाले ए के परमाणु को सतह पर आने से रोक देते हैं। यानी वेपर इस दशा में कम बनेगा। यानी अगर ये सॉल्यूशन का वेपर मान लें हम पी ए, तो पी नॉट ए ऑलवेज ग्रेटर देन पी ए। इसका मतलब शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर विलयन के वेपर प्रेशर से अधिक होगा जब विलेय कैसा होगा? नॉन वोलाटाइल होगा, जब विलेय अवाष्पशील होगा। आपने पिछले लेक्चर में फॉर्मूला भी देखा था इसके लिए। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना था? पी ए। यहाँ पर वेपर प्रेशर निकालने के लिए बच्चों पी ए यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्योंकि ए ही हमारा वाष्पशील है और बी वाष्पशील नहीं है। तो हमने आपको परिभाषा भी बताई थी, इन ए सॉल्यूशन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ each
volatile component is directly proportional to the mole fraction of that component। यानी किसी विलयन के अंदर विलयन के किसी घटक, वो घटक कैसा होना चाहिए? वाष्पशील। विलयन के अंदर विलयन के वाष्पशील घटक का जो वेपर प्रेशर होगा वो विलयन में उसके मोल प्रभाज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। फॉर्मूला था हमारे पास P ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा A। जीटा ए क्या था बच्चों? विलयन में जो आपका विलायक था उसका मोल फ्रैक्शन, और PA सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। यहाँ पर A का वेपर प्रेशर नहीं है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर B जो था वो नॉन वोलेटाइल था। तो ये हो जाएगा बच्चों PA इज इक्वल टू K इंटू जीटा A। आपको अगर याद हो तो K की वैल्यू हमने पिछले लेक्चर में निकलवाई थी, जो कि होती थी PA इज इक्वल टू P नॉट A जीटा A। ये है हमारा राउल्ट लॉ, राउल्ट का नियम। बच्चों इसी फार्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे ज़रा देखें, आइए। PA इज इक्वल टू P नॉट A 1 माइनस जीटा B। क्या हम जीटा A इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा B लिख सकते हैं? क्योंकि आपको हमने बताया था कि किसी सॉल्यूशन के अगर दो घटक हैं A और B, तो उनके लिए जीटा A प्लस जीटा B इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। जीटा A यानी A का मोल फ्रैक्शन प्लस B का मोल फ्रैक्शन बराबर 1 के, तो जीटा A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस जीटा B। ये बराबर होगा बच्चों P नॉट A माइनस P नॉट A जीटा B। PA इज इक्वल टू, इसी को हम पुनः लिख सकते हैं बच्चों P नॉट A माइनस PA इज इक्वल टू P नॉट A जीटा B। ये चीज़ देखिए बच्चों, अगर हम इस क्वांटिटी को P नॉट A माइनस PA, ये क्वांटिटी क्या दर्शाती है कि जो सॉल्यूशन का विलयन है, यानी ये कमी को दर्शा रहा है। एक्चुअल वेपर प्रेशर यानी जो विलायक का था वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से कहीं ज़्यादा है, और ये दोनों का अंतर दर्शाता है, जो आपका पूरा शुद्ध विलायक था और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के अंतर को दर्शाता है। यानी कितना वेपर प्रेशर कम हुआ। यानी सपोज करो कि पहले हमारा 100 एटमॉस्फेरिक था, 100 ATM के बराबर, अब बाद में 80 हो गया, तो ये P नॉट A माइनस PA, यानी P नॉट A की वैल्यू 100 माइनस PA की वैल्यू 80, यानी बराबर कितना आ गया? 20। तो सॉल्यूशन में अवाष्पशील घटक मिला देने पर जो कमी आई, यानी जो लोअरिंग हुई, उसको दर्शाता है। इसके बाद क्या होगा? P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू जीटा B। ये फर्स्ट राउल्ट लॉ है। राउल्ट लॉ को सेकंड तरीका, ये आपका दूसरा तरीका है रिप्रेजेंट करने का। P नॉट A
मीन्स जो आपका प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर माइनस पी ए सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, और इसको रिलेट कर दिया जा रहा है बच्चों किससे, पी नॉट ए से, यानी शुद्ध विलायक के वेपर प्रेशर से। इस टर्म को बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये वाष्प दाब में कमी को दर्शाता है और उसको हम रिलेट कर रहे हैं किससे, ओरिजिनल से, जो शुद्ध विलायक का था। तो ये टर्म हमारा दर्शाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और ये चीज़ हमारी है मोल फ्रैक्शन, यानी पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि कितना लोअर हुआ वेपर प्रेशर कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देने से, ये इस चीज़ को दर्शा रहा है यहाँ पे। अब बच्चों यहीं से एक परिभाषा निकलती है राउल्ट के नियम की परिभाषा, कि वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का यहाँ पे आपेक्षिक अवनमन होगा बच्चों, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये हमारा सेकंड तरीका था कि हम राउल्ट लॉ को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये रही हमारी परिभाषा। आइए थोड़ा इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों राउल्ट लॉ को, राउल्ट नियम को एक और तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विलयन का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। और इस फार्मूले के आधार पर अगर लिखें पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू जीटा बी, तो इस फार्मूले के अनुसार परिभाषा हमारी क्या थी बच्चों, कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये है बच्चों हमारा राउल्ट लॉ, जो कि बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आइए देखते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो बच्चों इसकी पहली सीमा है राउल्ट का नियम अवाष्पशील वैद्युत अपघट्यों के, ये नियम राउल्ट का नियम जो आपका है वो अवाष्पशील वैद्युत अपघट्यों के
तनु विलयनों पर ही लागू होता है। तनु विलयनों पर ही लागू होता है, सांद्र विलयन पर नहीं। दूसरी इसकी सीमा है कि ये उन विलयनों पर लागू नहीं होता है जिनमें विलेय और विलायक आपस में रिएक्शन कर लें, आपस में अपक्रिया कर लें। यानी विलेय और विलायक आप लिख सकते हो आगे, राउल्ट का नियम ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होगा जिसमें विलेय और विलायक आपस में अपक्रिया कर लेते हैं। यानी लागू किस पे होगा? नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, विलेय और विलायक जिसमें नॉन रिएक्टिंग हो, ऐसे विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। थर्ड, राउल्ट का नियम ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होगा जो विलयन में वियोजित हो जाते हों, जिसमें सॉल्यूट विलयन के अंदर वियोजित हो जाते हों या फिर संगुणित हो जाते हों। ऐसे विलेय पदार्थ जो विलयन के अंदर जाकर टूट जाते हों या आपस में जुड़ जाते हों, यानी वियोजित होने वाले और संगुणित होने वाले पदार्थों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पर ये हमारा एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है अणुओं की संख्या पर, मॉलिक्यूल की संख्या पर निर्भर करता है। इसलिए अगर कोई विलयन यहाँ पर है जिसमें विलेय पदार्थ विलयन के अंदर जाकर वियोजित हो जाता है, जैसे NaCl है, ये विलयन के अंदर जाएगा तो ये Na+ और Cl- के रूप में टूट जाएगा। हमने डाला 1 मोल और ये बन गया कितना? 2 मोल। इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स विलयन के अंदर, यानी अणुओं या परमाणुओं या आयनों की संख्या विलयन के अंदर बढ़ जा रही है, इसलिए ये नियम ऐसे पदार्थों पर लागू नहीं होगा। और उन पदार्थों पर भी नहीं लागू होगा जो विलयन के अंदर संगुणित हो जाते हों, यानी आपस में मिल जाते हों। जैसे CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल लिए हमने और विलयन के अंदर डाले तो ये CH3COOH ट्वाइस हो जाता है, यानी 1 मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेता है। हमने डाले थे विलयन के अंदर 2 और देखा तो ये कितने हो गए? 1। इसलिए ऐसे भी विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। आइए बात करते हैं बच्चों कि राउल्ट के नियम से अणुभार की गणना, विलेय के भार की गणना कैसे की जा सकती है। राउल्ट के नियम से अणुभार की गणना करना, यहाँ पर लिख सकते हो आप विलेय के अणुभार की गणना, विलेय के अणुभार की गणना करना। How will you calculate the molecular weight of solute by the help of Raoult law? तो फार्मूला बच्चों हमारा क्या था? P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू जीटा बी। जीटा बी क्या था बच्चों? यहाँ पर जीटा बी था हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी बी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन था। तो बच्चों सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हम इस तरह से लिख सकते हैं, N अपॉन
एन प्लस कैपिटल एन, यानी कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन, यानी सॉल्यूट के मोलों की संख्या अपॉन सॉल्यूट के मोलों की संख्या प्लस सॉल्वेंट के मोलों की संख्या। बच्चों हम मानते हैं आगे कि विलयन के अंदर सॉल्यूट जो है बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है। बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होने का मतलब कि नगण्य के बराबर है, लगभग नगण्य है। तो हम मान लेते हैं कि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू नहीं, कंपेरेबल मान लेते हैं, लगभग बराबर है कैपिटल एन की। और इस चीज़ को यहाँ पर इस फार्मूले में पुट कर दें तो हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। चूँकि हमने क्या मान लिया कि विलय की मात्रा बहुत ही कम है, स्मॉल एन का अमाउंट जो है बहुत कम है। तो ये फार्मूला बन गया हमारा। अब हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसी तरह सॉल्वेंट के लिए भी नंबर ऑफ, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस चीज़ को आप यहाँ पर पुट कर दो तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, जिसको हम पुनः लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, जहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू बच्चों रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, स्मॉल एम विलेय का अणुभार। तो हम यहाँ से बच्चों इस फार्मूले के जरिए विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। आपसे अगर कहा जाए बच्चों कि क्या वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, शायद ये दिख नहीं रहा बच्चों, साइड में लिख देते हैं कहीं पे, ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको मिटा के पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। इस फार्मूले के जरिए बच्चों हम विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना आसानी से कर सकते हैं। बच्चों अगर आपसे कहा जाए क्या वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आप सीधा सीधा जवाब दोगे कि वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वाष्प दाब का अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। आज का लेक्चर बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जहाँ से जितनी भी हेल्प हो सकती है बच्चों आप लोगों को हम करते रहेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो डालते रहेंगे। तो थैंक यू।